नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना कोई समय गवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे दुनिया के किसी एक कोने में हो रही उथल-पुथल सीधे तौर पर आम जनजीवन, घरेलू बजट और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती है। ग्लोबल लेवल की टेंशन से लेकर हमारे लोकल खर्चों तक ये पूरा रिपल इफेक्ट या कह लीजिए ये चेन रिएक्शन कैसे काम करता है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। आज की इस पूरी चर्चा को आसानी से समझने के लिए इसे 5 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले ग्लोबल टेंशन और ईंधन की कीमतों की बात होगी। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का हाल जानेंगे, फिर डिजिटल बदलाव और नई नीतियों पर नजर डालेंगे। चौथे हिस्से में चरम मौसम के अलर्ट्स की बात होगी और आखिर में कुछ दिलचस्प सामाजिक बदलावों और नए रिकॉर्ड्स को देखेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, ग्लोबल टेंशन और फ्यूल कॉस्ट। मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न यूरोप में जो कुछ भी चल रहा है उसकी आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बयानबाजी काफी तेज हो गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बेहद सख्त बयान सामने आया है। उनका साफ कहना है कि ईरान को किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। इसके साथ ही एक बहुत गंभीर आरोप ये भी है कि ईरानी सरकार की कार्रवाइयों के चलते करीब 42,000 बेगुनाह प्रदर्शनकारियों की जान गई हैं। ये आंकड़े और बयान अपने आप में इस पूरे संघर्ष की गंभीरता को बयां करते हैं। अब अमेरिका के अंदरूनी सिस्टम की एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी प्रक्रिया को समझते हैं। वहाँ नियम यह है कि अगर प्रशासन किसी देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करता है तो उसे 60 दिनों के भीतर अपनी संसद यानी कांग्रेस से मंजूरी लेनी ही होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 मई को ये 60 दिन पूरे हो चुके हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आगे कोई भी एक्शन जारी रखने के लिए अब कांग्रेस की परमिशन अनिवार्य है। ये एक बहुत बड़ा कानूनी टर्निंग पॉइंट है। खैर, इन सब वैश्विक तनावों का सीधा असर एविएशन सेक्टर पर पड़ रहा है। क्रूड ऑयल की सप्लाई में जो रुकावट आई है उससे एविएशन टरबाइन फ्यूल के दाम 5% बढ़ गए हैं। यानी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के टिकट अब महंगे होने की पूरी आशंका है। लेकिन राहत की बात यह है कि फिलहाल घरेलू एयरलाइंस को इससे बाहर रखा गया है, तो देश के अंदर हवाई सफर अभी स्टेबल रहने की उम्मीद है। चलिए अब आसमान से वापस जमीन पर आते हैं। हमारा दूसरा सेक्शन है ट्रैकिंग द इंडियन इकोनॉमी। आइए देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय झटकों का भारत के बाजारों पर क्या असर हो रहा है। ये आंकड़ा सीधा आम आदमी की जेब पर असर डालता है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में जरा सोचिए, करीब 1,000 रुपए का भारी उछाल आया है। पंजाब, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसे शहरों में तो ये कीमत 3,000 से 3,200 रुपए के पार चली गई है। अब कमर्शियल गैस महंगी होगी तो जाहिर सी बात है कि बाहर होटलों या रेस्टोरेंट में खाना पीना भी महंगा हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में सिर्फ महंगाई ही नहीं है बल्कि एक बड़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग खबर भी है। सरकार के खजाने में टैक्स का कलेक्शन जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। अप्रैल 2025 के 2.23 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले अप्रैल 2026 में ये कलेक्शन छलांग लगाकर 2.42 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। आयात से कमाई में 25% की वृद्धि के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन है, जो दिखाता है कि इकोनॉमी के पहिए काफी तेजी से घूम रहे हैं। अब इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 4.5 करोड़। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले 1 साल में 4.5 करोड़ भारतीयों ने जिंदगी में पहली बार कोई लोन लिया है। इसे बैंकिंग की भाषा में न्यू टू क्रेडिट कहते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि देश का लोन मार्केट कितनी तेजी से बदल रहा है और वित्तीय सुविधाएं अब जमीनी स्तर तक पहुंच चुकी हैं। इसी लोन मार्केट में एक और भी दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिला है। महिलाएं लोन लेने के मामले में पुरुषों को कड़ी टक्कर दे रही हैं, लेकिन उनका पैटर्न अलग है। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो वहां महिलाएं मुख्य रूप से गोल्ड लोन ले रही हैं। वहीं इसके उलट उत्तर भारत में महिलाएं अपना खुद का काम शुरू करने के लिए बिजनेस लोन ज्यादा ले रही हैं। यह भौगोलिक अंतर वाकई हैरान करने वाला है। इकोनॉमी से आगे बढ़ते हुए अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं, डिजिटल शिफ्ट्स और नई नीतियां। प्रशासन और नियमों में कुछ ऐसे नए बदलाव हुए हैं जो रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी को आसान बना रहे हैं। हम सब जानते हैं कि अगर आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर खो जाए तो नया आधार मंगाना कितना बड़ा सिरदर्द होता है, राइट? ओटीपी ही नहीं आता। लेकिन अब यूआईडीएआई ने एक गजब का फेस ऑथेंटिकेशन फीचर शुरू कर दिया है। बस पोर्टल पर जाना है, चेहरा स्कैन करना है और बिना किसी मोबाइल नंबर के भी नया पीवीसी कार्ड ऑर्डर किया जा सकता है। ये तकनीक वाकई एक बहुत बड़ी राहत है। प्रशासनिक मोर्चे पर उत्तर प्रदेश से श्रमिक दिवस पर एक ऐतिहासिक फैसला आया है।
जो लोग ठेके पर या आउटसोर्सिंग के जरिए काम करते हैं, उन्हें अब शोषण से बचाने के लिए एक नए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया है। अब इन कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से साप्ताहिक छुट्टी मिलेगी, सैलरी सीधे डिजिटल तरीके से सुरक्षित होगी और छुट्टियों के नियम भी बेहतर होंगे। चलिए अब रुख करते हैं हमारे चौथे खंड का, एक्सट्रीम वेदर और सेफ्टी अलर्ट्स। प्रकृति आजकल काफी उग्र हो रही है। आइए पर्यावरण से जुड़े इन अपडेट्स को देखते हैं। देश में मौसम इस वक्त 2 ध्रुवों में बटा हुआ है। एक तरफ राजस्थान के कई इलाकों में भीषण हीटवेव से तापमान 44 डिग्री तक जा पहुंचा है, एकदम झुलसा देने वाली गर्मी। और वहीं दूसरी तरफ यूपी और बिहार में बेमौसम बारिश और आंधी तूफान ने तबाही मचा रखी है। इन सब के बीच उत्तराखंड में भविष्य की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल चल रही है, जहां मोबाइल सायरन और टेस्ट मैसेज भेजकर आपातकालीन सूचना प्रणाली की जांच हो रही है। मौसम के इन चरम स्थितियों से आगे बढ़ते हुए अब हम आज के एक्सप्लेनर के 5वें और आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, सोशल शिफ्ट्स और नए रिकॉर्ड्स। यहाँ एक बहुत ही सीधा सा लेकिन गहरा सवाल है, भारत में घर का सबसे ज्यादा काम आखिर असल में कौन करता है? इसका जवाब शायद हम सभी अंदाजे से दे सकते हैं, लेकिन जब आधिकारिक आंकड़े सामने आते हैं तो समाज की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। मोस्पी की हालिया रिपोर्ट ने इस लैंगिक अंतर यानी जेंडर गैप को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाएं रोज औसतन 289 मिनट घर के काम में बिताती हैं, जबकि पुरुष सिर्फ 88 मिनट। ये महज कोई संख्या नहीं है, बल्कि हमारे सामाजिक ढांचे और काम के बंटवारे पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अब समाज की इस गंभीर तस्वीर के बाद एक बेहद प्रेरणादायक खबर। जरा सोचिए, झारखंड का महज एक 7 साल का बच्चा ईशांक सिंह। इस उम्र में ईशांक ने श्रीलंका से भारत के बीच 29 किलोमीटर लंबे और खतरनाक पाक स्ट्रेट को 10 घंटे से भी कम समय में तैरकर पार कर लिया है। इस मासूम का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जज्बे को सलाम। तो इसी के साथ हम आ गए हैं अंत पर, लेकिन जाते जाते एक दिलचस्प सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर कोई मतदाता ईवीएम मशीन पर मौजूद किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट नहीं देना चाहता है, तो वो कौन सा बटन दबाता है? हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े इसी विचार उत्तेजक सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है इस चर्चा से विषय को गहराई से समझने में मदद मिली होगी।